Hello everyone, myself Jitendra Kumaut and welcome to our official YouTube channel Testopedia online classes. फ्रेंड्स आपको पता है कि जो आर्मी का सेशन है उसको हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 पेपर के बाद में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 5 पे। ठीक है ना, जब भी आपकी एग्जाम होगी ना दोस्तों, उससे पहले आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत टॉप पॉइंट पे पहुंच चुका होगा और एक भी क्वेश्चन आपके एरर यहाँ पे नहीं होगा और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे, चाहे वो ट्रेड का हो चाहे जीडी का हो, किसी भी रिलेटेड का क्वेश्चन हो, वो आप सारे आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो आज का जो बेहतरीन सेशन है दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का सेशन, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल गौर से आपको पढ़ना है और बिल्कुल सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज डबल ऑफ द फोर्थ नंबर, यानी कि पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का क्या है, दुगना है। फिर उसने पूछा गया है इफ द एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर्स इज 12, यानी कि यदि सभी चारों संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि बताइए चौथी संख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन को करना कैसे है इंपॉर्टेंट वो चीज है और उस समय के अंदर हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है ना, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2 लाइनों का क्वेश्चन है, आंसर भी उतना ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं पूरा इस क्वेश्चन का बेसिक देखना चाहूँ ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिए आपके पास 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। तो सबसे पहले औसत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बात समझ में आ गई। तो आपके पास कोई 3 नंबर है, मान लेते हैं कि पहला नंबर ये है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ये आपके पास कोई 3 नंबर है। इन 3 नंबरों का औसत राशियों का संख्या से भाग दे देंगे, ये बराबर है कोई भी चौथी संख्या है, इस चौथी संख्या का क्या है भाई, दुगना है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको गुणा कर दीजिए इससे, वज्र गुणा जिसको कह सकते हैं। तो पहला संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ठीक है ना, ये बराबर किसके हो जाएगी, 3 दूनी 6 गुणा चौथी संख्या के बराबर हो जाएगी कि नहीं। अब मुझे बताओ, यहां से अगर मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं ना दोस्तों, अगर यहां से मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं तो बताओ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या और अनुपात अपने पास आ गई चौथी संख्या, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, 6:1। आपको पता है कि रेशो में वैल्यू क्या होती है, उल्टी होती है। इसकी वैल्यू है वो ये कही जाएगी और इसकी वैल्यू ये कही जाएगी। इनका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या निकालना है, उन सभी चारों संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 12। तो मुझे बताओ उन चारों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों। तो योग हम कैसे निकालते हैं कि औसत को गुणा कर देते हैं संख्या से, तो टोटल योग कितना हुआ, 48 हो गया। अब हमें तो केवल चौथी संख्या चाहिए, हमें तो केवल चौथी संख्या चाहिए। तो अनुपात, चौथी संख्या का अनुपात कितना है, 1। अनुपातों का टोटल योग कितना हुआ, 6 और 1 7, और इसको गुणा कर देंगे किससे, योग से, टोटल 48 से। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 48/7, यानी कि जो चौथी संख्या है वो चौथी संख्या क्या निकल के आएगी आपके पास, 48/7, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। क्लियर है ना, ये बात समझ पाए आप। भाई औसत को जब हम संख्या से गुणा कर देंगे तो आपके पास योग निकल के आ जाएगा। तो टोटल 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। और जब आप रेशियो निकाल रहे होंगे ना, तो रेशियो आपके पास कितना आएगा, 6:1। तो आपको सिर्फ चौथी संख्या निकालनी है, तो अनुपात बटा अनुपातों का योग इंटू टोटल राशि कर देना है, तो 48/7 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बात हुई दोस्तों तरीके की, लेकिन बिना तरीके के भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो 3 संख्याएं हैं, दुगनी हो रही है, 3 को डायरेक्ट 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो 3 संख्याएं हैं उनका योग 6 है, तो इसका मतलब चौथी संख्या क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो 1 बटा आप जो कर दोगे 7 गुणा 48, वही आंसर आपके पास लौट के आ जाएगा 48/7। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर हो, तो बताइए उसकी भुजा कितनी होगी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या नहीं होता है, एरिया कैसे निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये होता है √3/4
गुणा भुजा स्क्वायर, जिसको आप ए स्क्वायर भी कह सकते हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है। अब बस अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल 9√3 यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। और इसके बराबर वैल्यू कितनी दी हुई है 9√3, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया। 9 को जब आप 4 से गुणा कर रहे होंगे तो भुजा स्क्वायर कितनी आएगी दोस्तों, भुजा स्क्वायर आएगी 9 चौके 36। और हमें तो क्या चाहिए, खाली भुजा चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, खाली भुजा चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहां से जब स्क्वायर हटेगा ना तो दूसरी साइड में जाके क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि √36। और √36 का मान कितना होता है 6। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी होगी आपके पास, 6 मीटर की भुजा होगी। सूत्र सारे के सारे याद करने हैं भाई, सारी चीजें बिना सूत्र के नहीं हो सकती है। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों कि x साइन थीटा ये बराबर है y कोसेक 30 डिग्री के, सॉरी x साइन 45 डिग्री बराबर है y कोसेक 30 डिग्री के। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। यहाँ पे जो वैल्यू है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वैल्यू है 4 की, ठीक है ना, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, सबसे पहले मान पता होना चाहिए साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान आपके पास दोस्तों पता है सभी को, सारणी सभी को याद है कितना होता है 1/√2। और अगर मैं बात करूं कोसेक 30 डिग्री का, अगर मैं बात करूं कोसेक 30 डिग्री का, तो कोसेक 30 डिग्री का मान सभी आप जानते हो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, जस्ट उसका उल्टा। 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2 होता है। अब सब कुछ दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में फिट कीजिए, x इंटू 1/√2 और ये बराबर हो जाएगा y इंटू कोसेक 30, मतलब 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों हमें खाली अगर इस y का इसमें भाग दे देता हूं तो x/y ये बराबर हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा इससे, 2√2 बटे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या दोस्तों, पावर देखिए यहाँ पे 4 4 है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं, इसकी पावर 4 कर दूं, तो क्या इसके मान पे कोई इफेक्ट होगा क्या, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए इसके बाद की प्रक्रिया, x की पावर 4 मतलब x की पावर 4, y की पावर 4 मतलब y की पावर 4 बराबर 2√2 को हम जब 4 बार गुणा कर रहे होंगे ना दोस्तों, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 16√2 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो 4 16 चौके कितने होते हैं 64, 64/1, 64/1 मतलब 64 हो गया। अब मुझे बताओ 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो दोस्तों 64 को हम लिख सकते हैं, 64 तो आंसर है नहीं किसी के अंदर, तो 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3, यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएगा 4 की पावर 3 के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है उस पे गौर कीजिएगा, पूछना क्या चाहता है उस पे गौर कीजिएगा, वैल्यू आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चनों को समाप्त कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपके पास 4:9 दिया हुआ है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझना है क्या होगा। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालने का सूत्र होता है दोस्तों 4πr²। क्या होता है 4πr², ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर। अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कितना दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है, मतलब 4 पाई से 4 पाई कटा, r1 स्क्वायर और r2 का स्क्वायर कितना आया 4:9। हमें तो खाली r1/r2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, यानी कि √4/9। और बताओ √4/9 का मान कितना होता है 2/3,
यानी कि हमारे पास जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 2 और दूसरी त्रिज्या कितनी आ गई 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है ना दोस्तों, गोले का आयतन स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें तो केवल आयतनों का अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिए 4/3 पाई, यहां से हम कहेंगे R1 का क्यूब अनुपात 4/3 पाई, यहां से हो जाएगा R2 का क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ। R1 का मान कितना रखेंगे 2 यानी कि 2 का क्यूब, इधर क्या रखेंगे R2 का मान 3 यानी कि 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि उनके वॉल्यूम का जो आंसर आएगा वो कितना रेशियो निकल के आएगा 8:27, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। ये तो दोस्तों तब की बात है जब आपको इतना कंडीशंस याद हो, इतनी कंडीशंस याद हो तो उस कंडीशन में हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का शॉर्ट भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी हो सकता है। ये कंडीशन लागू होगी केवल गोले और बेलन के अंदर, ठीक है ना। जब भी आपको गोले और बेलन में कंडीशन दे तो ध्यान रखना उस कंडीशन में करना क्या है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 4:9, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, रूट कर दीजिए। रूट कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 2:3 निकल के आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आयतन पूछा गया है। आयतन के लिए बस इतना करना है, इसका क्यूब कर देना है और इधर इसका क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 8/27 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मेथड केवल गोले और बेलन के लिए है, ध्यान रखेंगे गोले व बेलन के लिए ही आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो दोस्तों, और किसी चीज के लिए मत कर देना वरना आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। आपको बताना है चीनी की मूल कीमत, मतलब स्टार्टिंग में जब 10% की कमी नहीं हुई थी तो उस कंडीशन में चीनी की कीमत कितनी थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैं बड़े बेसिक से बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 10% की। तो बताओ 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों 1/10। हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य कितना था 10 रुपए था, पहले मूल्य कितना था 10 रुपए था। तो अब कितने की कमी हो रही है 1 रुपए की, ठीक है ना। 1 रुपए की कमी हो रही है तो अब चीनी का मूल्य कितना है 9 रुपए। अब चीनी का मूल्य कितना है भाई 9 रुपए है। ये मूल्य की बात हो रही है, प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले चीनी 10 रुपए में आ रही थी, अब 1 रुपए कम, यानी कि कितने में आ रही है 9 रुपए में आ रही है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। यदि हम बात करते हैं पहले और अब, पहले और अब की यदि हम बात करें, तो यदि हम बात करते हैं मूल्य की तो पहले मूल्य कितना था 10, अब कितना है 9। ध्यान दीजिएगा अगर मूल्य 10 से 9 है दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा खपत क्या होती है जस्ट इससे उल्टी होती है। खपत मूल्य की उल्टी होती है, यानी कि 9 अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि हम पहले ये कह सकते हैं कि पहले अगर 9 किलो चीनी आ रही थी तो अब कितने किलो चीनी आ रही है 10 किलो चीनी आ रही है। तो मुझे बताओ कितना ज्यादा आ रही है, कितना ज्यादा आ रही है 1 किलो आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में भी तो यही कहा है कि 1 किलो ज्यादा आ रही है। बात समझ में आ गई, कितने किलो 1 किलो ज्यादा आ रही है। तो मतलब कितना गुना पे बैठा हुआ है 1 गुना पे बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि चीनी का पहले वाला मूल्य, तो मुझे बताओ पहले के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 9 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो एक वैल्यू 1 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगी, तो 9 को भी 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 किलो आ जाएगा कि नहीं। अब इसका मूल्य हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम मूल्य निकालेंगे तो पैसों को हम डिवाइड कर देंगे किससे, मूल्य से, यानी कि 9 किलो से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 30 रुपए प्रति किलो। 30 रुपए प्रति किलो, यानी कि चीनी का जो अब भाव है, ठीक है, जो पहले जो स्टार्टिंग में भाव था वो कितना था 30 रुपए प्रति किलो था। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि अब बताइए मूल्य कितना है तो हम क्या करते 10 की वैल्यू निकालते। तो अब मूल्य क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि अब मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 को 1 गुणा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 10 केजी के।
बात समझ पा रही हो कि नहीं? तो फिर हम क्या करते हैं, 270 में भाग देते किसका, 10 का, तो आपके पास आंसर आ जाता 27 रुपए प्रति किलो। कितना आ जाता, 27 रुपए प्रति किलो। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट सारे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी आपके फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। समझने की कोशिश करना दोस्तों, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है 25 रुपए। तो बताना है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई तरीका, कोई मेथड आपको यूज नहीं करना है, सीधा और सटीक एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला है, बस वो याद कर लेना है। क्योंकि जब हम इसको बेसिक से कर रहे होंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लेना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के लिए आपके पास एक सीधा और सटीक फॉर्मूला है, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है कि डिफरेंस, अंतर बराबर हो जाएगा P इंटू मूलधन इंटू दर का स्क्वायर बटे 100 गुणा 100। बात समझ में आ गई। D क्या है, अंतर, P क्या है, मूलधन, R स्क्वायर मतलब दर का स्क्वायर, 100 गुणा 100, वो D क्या है, डिफरेंस। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं ना दोस्तों, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 25, 25 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए, गुणा R स्क्वायर बटे 100 गुणा 100। बताओ, यही तो दिया हुआ है, 100 गुणा 100। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हमें बस काटना है। तो देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर किसके बराबर बचा दोस्तों, आर स्क्वायर बच गया 25 के। हमें तो खाली रेट चाहिए, आर चाहिए, तो क्या कर देंगे, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%। यानी कि जो भी दर होगी वो कितनी परसेंट रहेगी, 5% रहेगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ पाए इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है, उसमें 200 मीटर और 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। मतलब ये जो गली है ना, ये बाहर बनी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कैसे आया ये तो मैं जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तब आपको बता पाऊंगा। फिलहाल ध्यान रखिए आप कि अगर हमारे पास ये कोई रेक्टेंगल है, अगर हमारे पास ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई आयत है, और यदि इस आयत के बाहर की तरफ, यदि इस आयत के बाहर की तरफ यदि हम एक रास्ता बना दें, ठीक है ना, रास्ता बना दें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि यहाँ से लेंथ है L, यहाँ से लेंथ है B, और यदि हम ये चौड़ाई x मीटर ले लें इस रास्ते की, तो ये जो रास्ता आपके पास बना दोस्तों, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका निकालने का सीधा और सूत्र होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, और वो भी किधर, बाहर की ओर, रास्ते का क्षेत्रफल बाहर की ओर, पथ मतलब रास्ता, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल बाहर की ओर। इसको निकालने का सूत्र आपके पास रहेगा दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। बात समझ में आ गई ना। अगर रास्ता सपोज दैट अंदर की तरफ होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे माइनस कर देते। बस ये चीज आपको याद में रखनी है, क्वेश्चन हो गया। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, x क्या है, उस रास्ते की चौड़ाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं तो 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, यहाँ पे लंबाई कितनी है 200, प्लस चौड़ाई कितनी है 180, प्लस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर। 10 को 2 से गुणा कर रहे होंगे 20, 200 और 180 को गुणा कर रहे होंगे 380, प्लस 10 दूनी 20। बताओ 380 में 20 जोड़ देंगे तो 400। अरे बात समझ पाए कि नहीं, 400, और 400 को यदि हम इस 20 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8000। यानी कि जो भी आपके पास ये पथ बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 800 वर्ग मीटर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों फॉर्मूले की बहुत अहमियत है। आया कैसे, ये जब मैं आपको फुल डिटेल से कोर्स करवाऊंगा तो उस समय मैं आपको पूरा समझा पाऊंगा। फिलहाल अपने पास केवल हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। 2 कारों की चालों का अनुपात 2:3 है। दूसरी जो कार है वो एक निश्चित दूरी 36 मिनट में तय करती है। तो बताओ पहली वाली जो कार है उसको कितना समय लगेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। हम मान लेते हैं कि ये पहली कार है और ये आपके पास दूसरी कार है, इनकी चालों का अनुपात दिया हुआ है 2:3।
अब दोस्तों चाल जब आपके पास दी हुई है 2:3, तो मुझे आप ये बताएंगे कि भाई समय का अनुपात कितना होगा। तो चाल और समय में हमेशा अपोजिट रिलेशन पाया जाता है, तो 3:2 क्या हो जाएगा, इसके समय का अनुपात हो जाएगा। ये कैसे आया वो चीज समझिएगा दोस्तों, कि अगर स्पीड ज्यादा होती है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर स्पीड कम होती है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं, उल्टी होती हैं। यानी कि समय आपके पास कितना निकल के आ गया, 3:2। अब ध्यान दीजिए, दूसरी गाड़ी 36 मिनट में तय करती है, जबकि दूसरी गाड़ी यहाँ पे कितने में कर रही है, 2 में। तो 2 किसके बराबर हुआ, 36 के। मतलब कितना गुना पे बैठा हुआ है, कितना गुना पे बैठा हुआ है, 18 गुना पे बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कितना समय लगेगा पहली वाली को। तो पहली वाली के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 18 से गुणा कर देंगे, तो 18 थी कितने होते हैं, 54। यानी कि इसको कितने मिनट लगेंगे दोस्तों, 54 मिनट लगेंगे इस दूरी को तय करने में। तो 54 मिनट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई 18 थी, 54 ही तो होते हैं, तो 54 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने में एक संख्या 23 को गलती से क्या ले लिया गया, 32 ले लिया गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि नया औसत बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो स्टार्टिंग में जो एवरेज दिया गया है ये गलत है। स्टार्टिंग एवरेज क्या है, गलत है। तो सही औसत कैसे निकालेंगे, उस चीज पे थोड़ा गौर कीजिएगा। राइट एवरेज क्या है, उस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो राइट एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले अपने पास नंबर क्या था, 23। पहले अपने पास नंबर क्या था, 23। अब कितना लिया गया है, 32। मतलब 32 ले लिया गया, तब ये एवरेज 11 आ रहा है। अगर हम एवरेज है, नंबर है वो, अगर 23 लेते तो एवरेज कहीं ना कहीं पे कम होता। अब कितना कम होता वो चीज देखिए। सबसे पहले 23 से 32 पे गए, तो सबसे पहले कितना बढ़ाया गया है, इस पे कितना बढ़ाया गया है दोस्तों, 9 बढ़ाया गया है। अगर मैं इस 9 पे एवरेज निकालता हूं तो कुल मिला के कितना बढ़ा गया है, एवरेज 1 बढ़ाया गया है। तो जो पहले एवरेज था 11, उस 11 से एक कम, यानी कि न्यू एवरेज है, जो फ्रेश एवरेज होगा वो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो क्या बना आपके पास, 10 आंसर बना। यानी कि 10 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब टेंजेंट लाइंस कितनी खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये आप करके भी देख सकते हो कि आपके पास यदि एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है, और आपके पास बाहर कोई एक पॉइंट है, तो इस सर्किल को चेक करते हुए, यानी कि स्पर्श करते हुए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों। तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। पहली ये हो गई और दूसरी आपके पास ये हो गई। तो बाहर स्थित पॉइंट से इस वृत्त पे कितनी टेंजेंट रेखाएं खींची जा सकती है, केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर सपोज दैट ये पॉइंट यहां पे होता, अगर ये पॉइंट यहां पे होता इसकी परिधि पे, तो उस कंडीशन में केवल और केवल एक ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती थी। बात समझ में आ गई। तो ये 1-2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। x माइनस 1/x बराबर यदि 3 है, तो आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या ऐसी वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, कि x माइनस 1/x करूं तो 3 आ जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू हमारे दिमाग के अंदर नहीं रोल करेगी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला यूज किया होगा कि यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि हम इन दोनों को घटा दे तो ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है ना, किसके बराबर होगा, 4ab के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पहले, जहां कर भी आपने देखा होगा। यदि स्क्वायर को और दूसरे माइनस वाले स्क्वायर को यदि हम घटा देते हैं तो 4ab अपना इस कैलकुलेशन का आंसर बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूं इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर,
ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए का मान पहली संख्या x, दूसरा y का मान, b का मान दूसरी संख्या 1/x। x से x कटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए x माइनस 1/x का मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 3, रख दीजिए x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 4 के। तो मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझाएं आप कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 बराबर 4, ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये किसके बराबर बना 9 और 4 13। हमें तो खाली x प्लस 1/x चाहिए, हमें तो खाली x प्लस 1/x चाहिए, तो क्या करेंगे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनेगा, यानी कि √13 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको समझ लेना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो इन्हीं मेथड से सॉल्व होंगे दोस्तों। ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा फालतू की वेस्टेज मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करने की कहीं जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसको मान लूं a और यदि मैं इसको मान लूं b, तो बताओ ये कहीं ना कहीं पे एक फॉर्मूला ही तो बन रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस प्लस है यहाँ पे, फिर देखो 2 गुणा a गुणा b यानी कि 2ab, फिर उसके बाद में प्लस लास्ट में क्या है b का स्क्वायर। तो बताओ ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर ही तो होता है, बताओ यही तो होता है। बस अब करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह क्या रखेंगे 3 सही 3/5 प्लस b की जगह क्या रखेंगे 2/5 और इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही करना है। 5 15 और 3 19, ठीक है, 15 और 3 18, 18/5 प्लस 2/5 कितना आएगा 2/5 आएगा। इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। 18 और 2 20, 20 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि इस क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गया कितने पर 16 के ऊपर। ठीक है ना, काटना वाटना कुछ भी नहीं है, लघुत्तम वुत्तम कुछ भी नहीं लेना है, आप इन चीजों को समझिए। क्वेश्चन को बिल्कुल इसी प्रकार के आएंगे, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा फास्ट चलना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का व्यास कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इस सर्किल के अंदर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से एक 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है, यहां से एक जीवा खींची गई है। जीवा आपको पता है क्या होती है, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। तो एक जीवा खींची गई है, इस जीवा की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है टोटल 16 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा को समान 2 भागों में बांटेगा, मतलब ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो अगर हमें इस सर्किल की त्रिज्या पता चल जाए, अगर इस सर्किल की त्रिज्या पता चल जाए तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी व्यास निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये लगाना है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 6, 8 6, तो आपको ट्रिपलेट अगर याद हो तो ट्रिपलेट से कर सकते हो, याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं O, इसको नाम दे देता हूं A और इसको नाम दे देता हूं B, तो हमें क्या निकालना है OB निकालना है, जो वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। तो OB किसके बराबर होगा अंडर रूट, करनी तो निकालना है तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास लंब का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 64 और 36 मुझे बताओ कितने होंगे भाई, 100 होगा कि नहीं, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। बात समझ में आ गई, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। अब आपको पता है कि जब आपने त्रिज्या निकाल ली तो आप सभी जानते हो कि जो व्यास होता है वो व्यास का क्या होता है, व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है, त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है। तो व्यास हमें निकालना है तो 2 × 10 बराबर आंसर कितना आ गया
20 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये सर्किल होगा, इस सर्किल का जो व्यास है वो कितना होगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इतना मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, जब आप एग्जाम में बैठोगे और अगर एक दो क्वेश्चन आपने निकाले हुए हैं तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन मन में हो जाएगी और डायग्राम देखते ही आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। मैथ्स की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, जहां पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक काम को 60 दिन में पूरा करती हैं, तो बताओ 8 आदमी और 7 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल इसी क्वेश्चन के लिए है। मतलब अथवा जहां पे आ जाए वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर देना। अगर अथवा नहीं आए और आ जाए तो आपको फिर मैं अब जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको उन तरीका भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। या तो है आपके पास 4 आदमी या फिर आपके पास है 7 महिलाएं। बात समझ में आ गई। एक काम को कितने दिन में, 60 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 8 आदमी प्लस कितनी महिलाएं दोस्तों, 7 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। यानी कि ये तो है M, ये है आपके पास W और ये क्या है आपके पास D। बात समझ में आ गई ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास इस प्रकार की कंडीशन बन रही हो तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज में नहीं करना है, सिर्फ एक मेथड याद में रखना है कि इस लाइन को ऐसे कैसे गुणा कर दो, 4 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 60। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए क्रॉस में, 7 चौके 28 प्लस इन दो को क्रॉस के अंदर गुणा कीजिए, 8 7 56 होते हैं। अब बस आप कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 4 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 60 और ये नीचे जोड़ देंगे तो 8 और 6 14, 5 और 1 6 2 8। 4 से ये कटा आपके पास 21 बार और 7 से इसको काट देंगे 3, 3 से ये कट गया 2 बार। यानी कि कितने दिन लगेंगे आपको, 20 दिन लगेंगे। उन महिलाओं को कितना टाइम लगेगा भाई, 20 दिन का टाइम लगेगा और 20 दिन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक आपको आज की क्लास का सेशन है दोस्तों वो भी काफी पसंद आया होगा। तो आप चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आर्मी के और किसी कारणवश वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो उनको ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवा सकें, ताकि वो भी सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे रहें, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी सेशन के साथ में हम आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आई होप दैट कि आपने आज की क्लास को काफी एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।